नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मोदी 3.0। हम लगातार बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के इसमें 5 मंत्री और छत्तीसगढ़ के एक चेहरे को शामिल करने की खबरें आ रही हैं। लेकिन सबके बीच खबर यह कि नरेंद्र मोदी देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ आज शाम दिल्ली में लेने जा रहे हैं। इन सब के बीच दिल्ली में सियासी हलचल लगातार जारी है। शपथ ग्रहण से पहले पीएम आवास पर संभावित मंत्रियों की बैठक हुई। संभावित मंत्रियों से नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और 100 दिन का टास्क भी दिया। मोदी मंत्रिमंडल में जो अलग अलग किन किन राज्यों के चेहरों को शामिल किया जाएगा, इस पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच खबर यह कि मध्य प्रदेश, जिसने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बम्पर जीत दर्ज करवाई, वहां से 5 सांसदों को इस बार कैबिनेट में शामिल किए जाने की खबर आ रही है। मध्य प्रदेश से जिन 5 चेहरों को शामिल किया जाएगा उनमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो विदिशा सीट से इस बार बम्पर वोटों से चुनाव जीत कर आए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से कैबिनेट का हिस्सा होंगे। गुना सीट से वो भी चुनाव जीत कर आए हैं। वहीं सावित्री ठाकुर एक नया चेहरा होंगी जो धार सीट से चुनाव जीत कर आई हैं। इसके अलावा डीडी उइके बैतूल सीट से चुनाव जीते हैं और वीरेंद्र खटीक जातिगत समीकरणों को साधते हुए भी इन 5 चेहरों पर मुहर लगाई गई है। खबर यह है कि यही चेहरे जो हैं वो आज शाम मंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। जबकि छत्तीसगढ़ से एकमात्र चेहरे के रूप में, एकमात्र मंत्री के रूप में बिलासपुर से सांसद तोखन साहू को जगह दी जा रही है। ये खबरें आ रही हैं। तोखन साहू बिलासपुर सीट से सांसद हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, साहू समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। लिहाजा इस तमाम समीकरणों के आधार पर भी तोखन साहू के नाम पर चर्चा की गई। हालांकि शुरुआत में जब नामों पर मंथन हो रहा था, लगातार चूंकि एक एक करके छन के खबरें आ रही थी, तब ये शुरुआत में खबरें आई कि शायद छत्तीसगढ़ की झोली इस बार भी खाली रह सकती है। लेकिन आखिरकार तोखन साहू के नाम पर भी मुहर लगी और तोखन साहू को इसके बाद बधाई देने वालों का तांता भी लग गया। और ये तस्वीरें भी आप उससे जुड़ी हुई लगातार देख रहे हैं, चूंकि दिल्ली में इस वक्त वो मौजूद हैं और दिल्ली में छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए और तमाम जो बाकी राष्ट्रीय स्तर के नेता भी उनसे मिले हुए हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं। तो तोखन साहू के नाम पर भी मुहर लग चुकी है, जो आज शाम को मंत्री हैं। तो इन सब के बीच कुछ रिएक्शंस भी हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। और रिएक्शन आए हैं विपक्षी दलों की तरफ से। केंद्रीय कैबिनेट में मध्य प्रदेश से 5 सांसदों को मंत्री बनाए जाने की खबरों पर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने ये कहा है कि एमपी में भाजपा 29 सीटें जीती है, ऐसे में यहां से 1 दर्जन सांसदों को मौका मिलना चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ से भी सिर्फ 1 मंत्री बनाए जाने की खबरों के बीच कांग्रेस का यह कहना है कि छत्तीसगढ़ के साथ हमेशा से दोयम दर्जे का व्यवहार होता रहा है। कांग्रेस ने मांग की है कि छत्तीसगढ़ से कम 2 सांसदों को मंत्री बनाया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी पूरी की पूरी 29 सीट जीत गई है। मैं समझता हूँ कि मंत्रिमंडल में अगर 2-3 लोगों को देंगे तो ये मध्य प्रदेश के साथ नाइंसाफ़ी होगी। कम से कम 10 सीट्स मध्य प्रदेश को दी जानी चाहिए, जिससे मध्य प्रदेश का जो विकास में केंद्र सरकार से ज़्यादा राशि मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सब काम हो सके। 10 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुन के गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की निगाह में छत्तीसगढ़ हमेशा दोयम दर्जे पर रहा है। इसके पहले कभी भी उन्होंने स्टेट मिनिस्टर से ज़्यादा ओहदा नहीं दिया है केंद्रीय सरकार में। अब की बात हमारी अपेक्षा थी कि यदि उनको मौका मिला है तो 2 कैबिनेट मंत्री दें, हम मांग भी करते हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यहां की कुल मिलाकर 40 सीटें बनती हैं लोकसभा की, और इन 40 सीटों में से सिर्फ एक कोरबा सीट पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। बाकी सभी सीटों पर, मध्य प्रदेश की सभी 29 और छत्तीसगढ़ की बाकी बची हुई 10 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। ऐसे में इन दोनों ही राज्यों का जो दावा है काफी मजबूत माना जा रहा था और यही वजह है कि मध्य प्रदेश से 5 और छत्तीसगढ़ से फिलहाल 1 चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में राजपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजपाल जी। हमारे साथ में प्रमोद दुबे जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व महापौर हैं। प्रमोद जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ में वरुण सखा जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है वरुण। और सबसे पहले मैं
राजपाल जी से ही बात करना चाहूंगा। राजपाल जी, चूंकि लगातार हम कयासों पर बात कर रहे थे कि मंत्रिमंडल का जब चेहरा सामने आएगा तो किन किन लोगों को मौका मिलेगा। मध्य प्रदेश की दावेदारी इस बार काफी दमदार है, पूरे देश में एकमात्र राज्य जहां पर क्लीन स्वीप बड़ी दमदारी के साथ में किया। हालांकि कई और राज्य हैं लेकिन इतने बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश रहा। तो ऐसे में ये जो चेहरे सामने आए हैं, क्या ये संतुष्ट करने वाले हैं या आपको लगता है कि और होना चाहिए था? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश से जो केंद्र में अपना सहयोग दिया है वो 29 सीटों का सहयोग दिया है। और हमारा प्रदेश नेतृत्व ने ये तय करा था वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में, मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में ये तय हुआ था कि 29 की 29 सीटें जीताकर मोदी जी के गले में 29 कमल की माला पहनाकर स्वागत किया जाएगा। वो हमने करने का काम किया। बदले में केंद्र की सरकार ने और विशेष करके मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने मध्य प्रदेश को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व देकर हमको रिटर्न गिफ्ट देने का काम किया है। पूरे मध्य प्रदेश का सुंदर गुलदस्ता मंत्रिमंडल के माध्यम से सजाने का काम माननीय मोदी जी और उनकी टीम ने किया है, नेतृत्व ने किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने किया है। देखिए, मालवा निमाड़ से हमारी बहन सावित्री ठाकुर को प्रतिनिधित्व मिलने का काम हुआ है, धार से सांसद है। जिला पंचायत की अध्यक्ष से लेकर तो यहाँ तक कि उनकी यात्रा जनता को समर्पित एक यात्रा रही है। सावित्री जी का बड़ा अच्छा जो है कार्य करने का अंदाज है और एक बहुत बड़े प्रतिनिधित्व आदिवासी समाज के भिलाला उस प्रतिनिधित्व को वो जो है अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित करती है। वहीं फिर बैतूल महाकौशल क्षेत्र में दुर्गादास उइके जी एक बड़ा सम्मानित नाम है और वो भी आदिवासी अंचल में एक बड़ी पकड़ रखने वाले व्यक्ति है और एक आदिवासी वर्ग में भी विशेष करके जो हमारे एक वर्ग को वो संतुष्ट करने का काम करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्वालियर चंबल से सिंधिया जी यही सही पूरे मध्य प्रदेश के नेता के रूप में और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे ऐसे शिवराज सिंह चौहान जी यही सही कुल मिला के। चलिए राजपाल जी, आपसे थोड़ा सा संपर्क में इसलिए दिक्कत आ रही है कि नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, लेकिन कुल मिलाकर आपने जातिगत समीकरणों के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जिन तरह से 5 चेहरों को शामिल किया गया, आपने ये खुशी जाहिर की है। प्रमोद दुबे जी, आपकी प्रतिक्रिया। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में कम से कम 2 चेहरे होने चाहिए थे और छत्तीसगढ़ के साथ हमेशा से इस तरह से दोयम दर्जे का व्यवहार होता रहा है और साथ ही मध्य प्रदेश में भी आप लोग कह रहे हैं कि 1 दर्जन होना चाहिए। क्या कहेंगे ये जो चेहरे सामने आ रहे हैं संभावितों के, उसको लेकर प्रमोद जी? स्वाभाविक है हितेश जी कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी 8 सीट जीती, उसमें 2 मंत्री बनाए, मध्य प्रदेश में 5 मंत्री बनाए, छत्तीसगढ़ में तो 10 सीटें दी हैं और 10 सीटों में एकमात्र बिलासपुर जहाँ के उप मुख्यमंत्री जी भी हैं, उसी क्षेत्र से और भी मंत्री लोग हैं, तो वहीं से एक मंत्री बनाना खैर हमारे लिए छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है कि हम उनको बधाई भी देते हैं जो एक केंद्रीय मंत्री जी बने हैं उनको। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप सिनेरियो देखें तो राजधानी से बृजमोहन अग्रवाल जी 5,75,000 की बड़ी लीड उन्होंने जीत तय की है। दूसरा, विजय बघेल जी तो दूसरे बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते, पिछली बार से ज़्यादा 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीते, उनका मार्जिन 4 लाख से ऊपर कर रहा है। संतोष पांडे जी भूपेश बघेल जी के खिलाफ चुनाव लड़कर जीते हैं। तो ये तो वो चेहरे थे जिनको योग्यता के आधार पर तो चयन किया ही जाना था। दुर्भाग्य ये है कि आज छत्तीसगढ़ जो है उसमें विकास की जो पहिया है या धुरी है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ेगी हितेश जी, क्योंकि एकमात्र मंत्री जी हैं और 2 मंत्री अगर रहते, जिस प्रकार से जनता ने विश्वास किया, आपको भर भर कर वोट दिया, लेकिन आपने जिस प्रकार से रिटर्न गिफ्ट जो मिलना था हमसे आपने बड़ा गिफ्ट ले लिया और रिटर्न में आपने हमको बहुत छोटा सा गिफ्ट दिया। तो ये तो हमको भुलाने वाली बात हो गई कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जो 2,95,00,000 जनता ने आपके ऊपर इतना भर भर कर विश्वास किया, उस विश्वास पर आप खरे नहीं उतर पा रहे हो, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है। क्योंकि ये पहली बार नहीं है हितेश जी, तीसरी बार रही है। पहली बार भी आप देखिए मात्र 1 मंत्री बनाए थे, दूसरी बार भी 1 मंत्री बनाए और वोट का जो प्रतिशत रहा वो हर बार आपको बढ़कर मिला। तो कहीं ना कहीं बड़ी योजनाएं जो आनी चाहिए थी
वो यहाँ आने विकास के दर में कहीं ठीक है। तो जो यहाँ पर बात यहाँ पर पॉलिटिकली कर रहे हैं प्रमोद जी, है। पॉलिटिकली रिएक्शन भी मैं राजपाल जी से लूंगा, लेकिन चूंकि वरुण जी हमारे साथ में है, तो वरुण जी मैं आपसे जानना चाहूंगा खासतौर पर छत्तीसगढ़ के लिहाज से जो बात यहाँ पर प्रमोद जी भी कर रहे हैं कि वोट शेयर भी लगातार बढ़ रहा है और पिछली बार के मुकाबले इस बार सीट भी एक बड़ी है। पिछली बार 1 सीट कम थी, 2 सीट कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई थी। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ से जब चेहरों को हम गिनते हैं तो इक्के दुक्के सिर्फ उंगलियों पर गिरने की स्थिति है। उसमें से भी अब तक किसी को भी कैबिनेट मंत्री का जो है पद नहीं मिल पाया है। जिनको भी शामिल किया गया है वो MOS ही रहे हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? और इस बार जो तोखन साहू का नाम सामने आ रहा है सारे 10 लोगों के बीच में से, उनको क्या फैक्टर रहे? इसके 3 फैक्टर हैं। सबसे पहली चीज तो भारत की राजनीति में चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, छत्तीसगढ़ को एक अलग यूनिट के रूप में जब राष्ट्रीय फलक पर देखते हैं तो इसको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक यूनिट के रूप में ये इसको प्रतिनिधित्व देते आए हैं। कांग्रेस ने भी यही किया था, उन्होंने MOS से ऊपर कुछ नहीं दिया, 2 बार रहे, दोनों बार MOS रहे। और मिनिस्ट्री बहुत अहम मिनिस्ट्रीज नहीं होती हैं, मिनिस्ट्री अच्छी होती है लेकिन बहुत अहम कोर मिनिस्ट्री जो होती है किसी भी सरकार की, जो 8 या 9 मिनिस्ट्री होती है, उनमें कुछ नहीं मिलता, कैबिनेट भी नहीं मिलता। और ये इसका कारण ये है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को एक यूनिट मान लिया जाता, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, इन चुनावों में 2024 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बगल में एक ओडिशा है जहां पर ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस है, अगल में एक मध्य प्रदेश है जहां पर सुपर परफॉर्मेंस है। अब जब सुपर परफॉर्मेंस और ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस को जोड़ा जाता है तो छत्तीसगढ़ परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाइल्यूट हो रहा है, क्योंकि 10 सीटें पहले भी आती रही हैं। कोई इसमें मिरेकल जैसी चीज नहीं कह सकते। उस दौर में भी आई हैं जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही है, और उस दौर में भी आई है जब मोदी 1 था। तो इसलिए ये एक फैक्टर नहीं होता। तीसरी बात कि छत्तीसगढ़ में 2019 के मुकाबले अगर टोटल वोट की बात करें तो उस वोट को अगर हम गिनते हैं तो वो वोट भी पूरा नहीं आया है जितना भी। एक बहुत ही बारीक फैक्टर है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि 13,05,000 वोट ज्यादा मिले हैं कांग्रेस की तुलना में पूरे छत्तीसगढ़ में इस बार। 2019 में इन वोटों की संख्या करीब 16 लाख थी तब, जबकि राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार। बिल्कुल। तो अहम चीज वो थी। ये 3 फैक्टर हैं, इसलिए MOS ही छत्तीसगढ़ को मिल सकता था, जो समझ में आ रहा है राजनीतिक रूप से। और जब राजनीति में केंद्र में मंत्रिमंडल का गठन होता है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। सिर्फ चुनाव में आपका प्रदर्शन फैक्टर काम नहीं करता। अगर वो काम करता तो शंकर लालवानी को क्यों छोड़ा मध्य प्रदेश, जो कि देश के अंदर टॉप है? अगर वो काम करता तो जो निर्विरोध जीते हैं सूरत के सांसद, वो क्यों छोड़े गए? अगर वो काम करता तो VD शर्मा जिन्होंने एक कैलकुलेटिव जीत हासिल की है, वो क्यों छोड़ दिए गए? तो ये फैक्टर्स जो है वो काम नहीं करते हैं। मतलब एक फैक्टर होता है 15-20 पॉइंट में, एक पॉइंट होता है ये भी, परंतु ये सिर्फ पॉइंट नहीं होता। पॉइंट होते हैं जातीय क्या संतुलन है आपका, पॉइंट होते हैं जियोग्राफिकली आपकी क्या स्थिति है, पॉइंट होते हैं स्टेट में अपकमिंग्स क्या हैं। अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अपकमिंग्स जो हैं, अगर एक्सपेक्टेशंस करें तो अपकमिंग्स इलेक्शन अगले 4 साल नहीं है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व अगर देना भी चाहें तो क्यों दें? एक राजनीतिक दृष्टि से बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र देंगे, हरियाणा देंगे, झारखंड देंगे, अपकमिंग इलेक्शन, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा ही करती है। हितेश जी। ठीक है, राजपाल सिंह जी आप इसका जवाब देना चाहेंगे? प्रमोद दुबे जी ने जो बात यहां पर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कही और जो बात PC शर्मा मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी कह रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई जिस तरह का प्रदर्शन रहा और बम्पर के बम्पर सारी 29 सीटें वहां से जीत के दिली, तो ऐसे में क्यों ना वहां से अधिकतम मंत्रियों को शामिल करते, और छत्तीसगढ़ की झोली हमेशा खाली रह जाती है। आपको जवाब दे पाएंगे सिसोदिया जी? कांग्रेस की सरकार थी जब कितने दे रखे थे? ये दोनों नेता बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि इनके कहने से तो मोदी जी मंत्रिमंडल बनाएंगे नहीं। और चलो अगर हम इनका अनुसरण भी करने का काम करें, अगर मान लो इन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया हो, तो इन्होंने कितना सीट दे रखा था मध्य प्रदेश को? कितना सीट मनमोहन जी के समय छत्तीसगढ़ को दे रखा था? तो मैं समझता हूँ इससे भी कम था जो भी वर्तमान में हमने दिया है। तो कहना अलग है और करना अलग है। वास्तविक में नरेंद्र मोदी जी ने जो ये मंत्रिमंडल का स्वरूप जो बना रहे हैं, इसमें बहुत बैलेंसिंग करने का काम किया है, और आवश्यक जितना है उतना उन्होंने मध्य प्रदेश में करने का काम किया, उतना ही छत्तीसगढ़ में करने का काम किया है। देखिए, बहुत ज्यादा मंत्री बनाना भी कहीं न कहीं जो है उसकी बहुत आवश्यकता यहाँ मध्य प्रदेश में है नहीं थी। नहीं इसलिए नहीं थी कि यहाँ 29 के रेशो में 5 मंत्री बनाने का काम हो गए, और हमारे जो दिग्गज नेता है पांचों, उन पांचों नेताओं को विशेष करके शिवराज सिंह चौहान जी जैसे हैं, तो पूरे मध्य प्रदेश में उनका प्रतिनिधित्व लंबे समय तक रहा है।
मध्य क्षेत्र विदिशा भोपाल उनका कार्य क्षेत्र रहता है, पूरा मध्य क्षेत्र वो भौगोलिक रूप से संभालने का काम करते हैं। सिंधिया जी आए हैं तो दक्षिण हमारा जो उत्तर और पूर्व वाला मध्य प्रदेश है, जिसको हम चंबल ग्वालियर कहते हैं, वो पूरा क्षेत्र गुना से लगा के तो पूरा चंबल क्षेत्र उनके प्रतिनिधित्व मिलने का काम होता है। अभी मैंने बताया गुजरात से लगा हुआ हमारा निमाड़ और मालवा का प्रतिनिधित्व सावित्री बहन ठाकुर से मिल ही जाता है, हो ही जाता है। इधर बैतूल से पूरा नागपुर तक का पूरा छत्तीसगढ़ तक का ये डीडी उइके को स्थान देने का काम हो गया है। खटीक जी भी मध्य में आ ही जाते हैं, वो सागर से लेके तो बीना से लेके उस पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने की स्थिति में है। तो कुल मिला के भौगोलिक रूप से, सामाजिक रूप से, जाति के हिसाब से, संगठन के हिसाब से, हर प्रकार से बहुत ही संतुलित और बहुत ही स्वागत करने योग्य, ठीक है, मध्य प्रदेश में तो भौगोलिक दृष्टि से और जातिगत चीजों के आधार पर चीजों को साधा गया है, संतुलन बिठाया गया है, कम से कम वो नजर आता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो नजर नहीं आ रहा। प्रमोद जी, आपसे ही उल्टा सवाल राजपाल जी ने पूछा है कि जब आपकी सरकार थी तब मध्य प्रदेश से कितने चेहरों को आपने मौका दे रखा था? छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी अगर आप जानकारी यहाँ पर देना चाहें तो प्रमोद जी। सबसे बड़ी बात यह है हितेश जी कि बार बार माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केवल जातिवाद की बात कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ये जातिवाद से नहीं उठ पा रही? क्या योग्यता कोई पैमाना नहीं है क्या इनकी नज़र में? 5 बार से मैं सुन रहा हूँ केवल जातिवाद की बात कर रहे हैं। अरे योग्यता पैमाना होना चाहिए। बार बार आपके मान लो प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं। तो रही बात आदरणीय वरुण सखा जी जिस बात को कह रहे थे, तो आपको याद होगा कि चरणदास महंत जी एकमात्र सांसद का चुनाव उस समय भी जीते थे, इसलिए उनको एकमात्र थे, इसलिए मंत्रिमंडल में लिया गया था। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के पास 10 सीटें थी, अगर आपको याद होगा तो। बिल्कुल उस समय भी अगर कहीं छत्तीसगढ़ में अगर ज़्यादा सीटें जीती होती तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार ज़्यादा बनाई होती, पहली चीज़। दूसरी बात यह है हितेश जी कि रेवेन्यू मॉडल के अगर हिसाब से बात करेंगे आप, तो रेलवे से सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ सेंट्रल इंडिया में छत्तीसगढ़ से जाता है, कोल का सबसे पैसा ज़्यादा छत्तीसगढ़ से जाता है, माइनिंग का सबसे ज़्यादा पैसा छत्तीसगढ़ से जाता है। बदले में हमको जिस प्रकार से आपको रिटर्न में जो चीज़ें मिलनी चाहिए डेवलपमेंट के हिसाब से, अगर 2 मंत्री होते तो स्वाभाविक तौर पर ये विकास का जो पहिया है ये दुगुना होता। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। आदरणीय सुनील सोनी जी 5 साल सांसद रहे। एकमात्र काम हमने उनसे आग्रह किया था कि अंडरग्राउंड सीवरेज के लिए एक प्रपोजल बना करके आप रख दीजिए, चूंकि ये राजधानी है। 5 साल में एक ठो अंडरग्राउंड सीवरेज का काम नहीं हो पाया। इस प्रकार से केंद्र की सरकार जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करती है। वो तो हमने अपनी आंखों से देखा। डेवलपमेंट का कितना पैसा आप देते हैं, हमारे जीएसटी का पैसा आप रोक लेते हैं। तो जब मंत्री अगर होते हैं हितेश जी, तो स्वाभाविक तौर पर उनकी अपनी बात सुनी जाती है और इसको गंभीरता से ली जाती है। अब मुश्किल इस बात का है कि रेलवे की स्थिति आप देख लीजिए, 2-2 साल से ट्रेनों की हालत बहुत खराब है, सवारी को धक्का मार करके अंदर किया जा रहा है। ये बड़ी चीजें हैं जो आम आदमी के लोगों से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो छत्तीसगढ़ को इसलिए 2 मंत्रियों की आवश्यकता थी, ऐसा मेरा मानना है। आपके पास आ रहा हूं 1 मिनट में, और वरुण जी मैं आपसे भी इसका जवाब, जो बात अभी आप प्रमोद जी कह रहे थे कि अगर ज्यादा चेहरे रहते हैं तो फायदा। इन सबके बीच फडणवीस कुछ कह रहे हैं, एक बार थोड़ा सा सुन लेते हैं। यांच्यासारखा विदर्भातला एक अत्यंत अनुभवी अशा प्रकारचा नेता, ठीक है, वो मराठी में संवाद कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर इनकी जो प्रतिक्रिया है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। अपने प्रदर्शन को राज्य में देखते हुए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इसलिए अब बहुत सारी चीजें चल रही हैं, उसके पर आएंगे। लेकिन वरुण जी, यहाँ पर जो बात प्रमोद जी ने कही, मैं चूंकि मध्य प्रदेश के जो 5 चेहरे हैं उन 5 चेहरों पर भी आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा, क्योंकि जिन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया गया। लेकिन जो यहाँ बात प्रमोद जी ने कही और आपने जो चीज़ें बताई कि बहुत सारा फैक्टर है कि एक तरफ मध्य प्रदेश का प्रदर्शन, एक तरफ उड़ीसा का प्रदर्शन, लेकिन इन सब का खामियाजा छत्तीसगढ़ लंबे समय से भुगत रहा है। क्या आप इसको इस नज़रिए से भी देखते हैं? इसमें खामियाजा जैसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि आप इस बात को समझिए कि केंद्र में एक प्रतिनिधित्व की अपनी सीमा है। कोई भी सरकार आएगी, कोई भी, और रही बात बहुत ज़्यादा सांसद होने की या कम सांसद होने की, ये विषय इसलिए नहीं होता है कि बहुत सारे ऐसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जहाँ पर एक ही सीट है
और उनको भी प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। तो ये फॉर्मूला नहीं होता है। फॉर्मूला होता है कि आप कितनी आबादी को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपके यहाँ पर जो सीटों का कैलकुलेशन है वो कैसा है। तीसरा कि उस राज्य का प्रदर्शन पार्टी के लिए कैसा है। चौथा, वैसे अनुभवी लोगों की कितनी वहाँ संख्या है जिनको वहाँ पर केंद्र में या प्रदर्शन के आधार पर प्रदर्शन के लिए लिया जा सकता है। तो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिनके आधार पर ये सब किया जाता है। तो हितेश जी, इसमें जियोग्राफिकली सिर्फ बात करेंगे तो ऐसे में तो उपेक्षा हो जाएगी। अंडमान और दिल्ली से 7 सांसद दिए हैं, एक भी नहीं है, एक को भी नहीं मंत्री बनाया गया है। तो नॉर्थ ईस्ट से भी अच्छा परफॉर्मेंस है। कुछ केंद्र शासित प्रदेश जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक जो सीट है वो भी जीती है, लेकिन वो नहीं है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं होती है। तो जियोग्राफिकल मैंने बताया आपको कि एक यूनिट मानकर, और इसको ये भी देख सकते हैं वरुण जी कि अभी तो ये शुरुआती चेहरा है, चूंकि कुल मिलाकर 81 मंत्री होने हैं, तो ये संभावित तय है कि शायद जल्दी ही कि इसमें कुछ और विस्तार भी देखने को मिलेगा। प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संक्षेप में रखिएगा बात अपनी। प्रमोद जी। बस आखिरी बात करें। ये बार बार आदरणीय वरुण सखा जी या हमारे साथी कह रहे हैं कि ज्योग्राफिकली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफिकली। आप देखिए आपका हाईएस्ट रेवेन्यू मॉडल क्या है, छत्तीसगढ़ से क्या क्या चीज़ें मिलती है, आप रिटर्न में क्या देते हैं। आज भी छत्तीसगढ़ में काम की बड़ी संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पिछड़ों का क्षेत्र है, डेवलपमेंट के बहुत सारे काम होने हैं हितेश जी। इसलिए ये अपेक्षित हमारी है, लेकिन उपेक्षा अगर होती है तो कहीं ना कहीं दिल में दर्द होता है। हमारी भावनाएं हैं जिसको आपके माध्यम से निश्चित रूप से हम केंद्र तक पहुंचा रहे हैं, और ये हम सब आम जनता की भावनाएं हैं जिसको हम आपके माध्यम से ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, चूंकि हमने ये कहा भी अभी कि अभी शुरुआत में आज कितने मंत्री शपथ लेंगे, इस अभी वो फाइनल फिगर्स के ऊपर भी चर्चाएं चली रही हैं, और दूसरा ये कि इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा, तो बाकी चीज़ों को देखते हुए भी, बाकी अलग अलग क्षेत्रों को देखते हुए भी क्या उसमें कुछ नेतृत्व मिलता है, ये भी देखना होगा। इन सब के बीच 5 जो चेहरे हैं वरुण जी मध्य प्रदेश के, संक्षेप में आपसे इन सब में जानना चाहूंगा कि ये 5 चेहरे, जिसमें एसटी वर्ग से दुर्गादास उइके भी हैं, तो एससी वर्ग से वीरेंद्र खटीक का भी नाम है, ओबीसी वर्ग से शिवराज सिंह चौहान के शिवराज सिंह चौहान को जब ये सीट यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया था तभी से सभी तय मान रहे थे कि इनका केंद्र में मंत्री बनना तय है। तो ये सब चीजें किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि एक भी जनरल नहीं है। 2 एसटी हैं, 1 एससी है, बाकी ओबीसी हैं। तो एक भी जनरल नहीं है। इसका एक बहुत मैसेज साफ है कि जनरल के लिए गुजरात, राजस्थान, भारत की जो पार्टियां हैं वो ये मानती हैं कि जनरल के लिए कुछ मुफीद बचा है, तो वो राजस्थान और गुजरात बचे हुए हैं। मध्य प्रदेश को ओबीसी, छत्तीसगढ़ को ओबीसी मान के रखा है और ट्राइब का एक कॉम्बिनेशन मान रखा है। इसका एक की फैक्टर तो ये है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, इन 5 चेहरों में देखेंगे तो इसमें जो महिला प्रतिनिधित्व की बात जो की जा रही थी, महिला आरक्षण विधेयक लेकर आए थे, तो कुछ वो दिखाई देना चाहिए था। सिर्फ एक महिला को 6 में लिया गया है। मेरे को लगता है यहाँ एक महिला और ली जा सकती थी हितेश जी। जी, तो राजपाल जी फाइनल कमेंट चाहूंगा आपसे इस विषय पर, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद शपथ होगी, उस शपथ के बाद भी जो पूरा मंत्रिमंडल का चेहरा बन के आएगा, पोर्टफोलियोज बटेंगे, उस पर भी हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। लेकिन फाइनल कमेंट आपका, 5 चेहरे शामिल किए गए हैं, विपक्ष कह रहा है कि और हो सकते थे, आपकी स्थिति? बहुत सुंदर संयोजन करने का काम हुआ है मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व। वास्तविक में यह मंत्रिमंडल ना छत्तीसगढ़ का है ना मध्य प्रदेश का, यह केंद्र की सरकार का मंत्रिमंडल है। और केंद्र की सरकार के मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ये जो 40 सीटें, इस 40 में से जो 6 लोगों का प्रतिनिधित्व मिलने का काम हुआ है, ये समावेशी है, सर्व समावेशी है, सर्वस्पर्शी है और सर्वव्यापी है। यह बहुत सुंदर संयोजन किया है मोदी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए, हम लगातार इस पर चर्चा करते रहेंगे। अभी तो चेहरे सामने आए हैं, और उसके बाद जब शाम को मंत्रिमंडल पूरी तरह से सामने आएगा, उसके बाद भी ये मंथन चिंतन लगातार करते रहेंगे। क्या क्या समीकरणों को ध्यान में रखा गया, हर विषय पर बात होती रहेगी। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।